आवाज राहुल जी को नहीं जा रही है। राहुल महाजन, ये सवाल आपसे मेरा, फिर मैं पास ऑन कर देती हूँ। देखिए, ये बात तो सही है कि कॉन्फिडेंस है, ये तो दिखाई देता है। दूसरी बात ये भी है कि जो पिछले वादे किए थे बीजेपी ने, उसमें से काफी उन्होंने पूरे भी किए। ऐसा नहीं है कि वो पूरे नहीं किए। अब उसको किसी भी तरह से लिया जा सकता है, चाहे राम मंदिर का इशू हो, सीए का इशू हो, बाकी भी बहुत सारे वादे जो है वो उन्होंने पूरे किए हैं। 370 का अब इसमें डिबेट हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन अलग अलग मत के लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट किए हैं। और देखिए, जब भी घोषणा पत्र होते हैं, मैं कांग्रेस का भी 2004 और 2009 का घोषणा पत्र उठाऊंगा, बीजेपी का भी 2014 का घोषणा पत्र उठाऊंगा, 2019 का घोषणा पत्र उठाऊंगा, तो कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ वादे रह जाते हैं। हाँ। अब दूसरी बात आपने कही कि रोजगार का इशू। देखिए, जब कोई मैनिफेस्टो में ये बातें करे कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, हम जो है वो जो चिप है उसकी हब बनाना चाहते हैं, हम इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं ये अल्टीमेटली जो है वो नौकरी देने के लिए ही किए जा रहे हैं। अगर कोई सरकार जो है इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगी, और मैं तो ये मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए अगर आपको लोगों को नौकरियां देनी है तो। नहीं, लेकिन राहुल जी, आपको नहीं लगता कि एक आम इंसान, हालांकि मैनिफेस्टो देखकर कितने लोग वोट देते हैं इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो इस देश का आम जनमानस है उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी सरकार ने कितने वादे किए। इन्फ्लेशन से कोई इनकार करेगा ऐसा नहीं है, बेरोजगारी है देश में, इससे कोई इनकार करेगा ऐसा नहीं है। तो क्या वो अगर नंबर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, आंकड़ों में ये आ जाता घोषणा पत्र में, ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता क्या ये घोषणा पत्र? एक्चुअली क्या है, ये किसी भी सरकार कोई भी नंबर दे दे, क्या कांग्रेस ने नंबर नहीं दिए होंगे कि हम इतने रोजगार दे देंगे, या बीजेपी ने नंबर नहीं दिए होंगे, तो वो फिर बाद में वो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, जो मुझे लगता है, डिफरेंस हो सकते हैं, मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, अगर वो देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है तो उसमें रोजगार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नहीं, लेकिन चार जातियां हैं ना प्रधानमंत्री की नजर में, गरीब हैं, युवा हैं, नारी है और किसान है। ये चार जातियां हैं, और इन चारों जातियों के लिए क्या इस मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है जिससे ये चार जातियां उत्साहित हो, या उनके लिए कुछ ऐसा हो कि हाँ गूज़बम्प्स देने वाला हो? देखिए, अगर युवा की बात करेंगे तो नौकरियां युवा के लिए भी है, महिलाओं की बात करेंगे तो उनके लिए भी है, किसानों की जब बात करते हैं तो ये बार बार बोला जाता है कि किसानों के लिए जो आय को डबल करने की बात थी, या फिर एमएसपी की बात तो उस तरह से घोषणा पत्र में थी नहीं, है ना। ये बात थी कि आय को डबल करेंगे। दूसरी बात ये थी कि किसानों के लिए, 60 साल से ऊपर वाले किसानों के लिए जो है वो जो है पेंशन की बात थी, जो पहले घोषणा पत्र हुए थे, ये बीजेपी की बात थी। उसमें माना जा सकता है कि वो शायद उतनी लिहाज से पूरा नहीं हुआ। फिर डिबेट आ जाएगी कि क्या जो कृषि कानून थे वो लागू हो जाने चाहिए थे। देखिए, जब आप किसी काम को करने के लिए कुछ कुछ और उसके साथ करना पड़ता है, अब हम ये कहें कि अच्छा ये तो नहीं हुआ इसलिए ये नहीं हुआ, आर्गुमेंट्स हैं ये सारे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार ये कहती है कि हम ये चीजें करके एक रोड मैप दिया है, देखिए रोड मैप उन्होंने ये कहा कि हम जो है विकसित भारत का एक, लेकिन राहुल जी इसीलिए बचना पड़ा क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कमिटमेंट है, जिम्मेदारी है। 14 में जो कह दिया था उस पर, हाँ गारंटी है, लेकिन 14 में जो कहा था उस पर आज भी विपक्ष अगर अंडरडॉग खड़ा करता है सरकार को, तो इससे बचने की भी कोशिश है क्या? तो गिन लेते हैं कितने मुद्दों पर खड़ा कर सकता है। क्या अगर फिर कंपैरेटिव हो जाएगा कि महंगाई की दर जो है वो कांग्रेस के रिजीम में कितनी थी, मैं वो कंपैरिजन करना नहीं चाहता हूं, 12% पहुंच गई थी भाई, तो अगर कंपैरिजन करना है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, क्या जो है प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अच्छा राहुल जी, और मुझे मिडिल क्लास को बेहतर सुविधाएं मिली हैं कि नहीं मिली? मैं ये भी आपसे बड़ा माइन्यूटली समझना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए भी, कि जब हम ये कहते हैं कि यूपीए सरकार में डबल डिजिट में महंगाई थी, आज की तारीख में कम है, तो ये आटा 2 गुना हो गया, तेल 3 गुना हो गया, दालें 3 गुना हो गई, महंगाई उस तरह से नहीं बोलिए, इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल शतक पार कर गया, सिलेंडर 400 से 1103 रुपए क्रॉस कर गया। ये फिर कैसे मैं दर्शकों को समझाऊं? एक रिटेल ये होता है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, एक होता है कि पूरा इन्फ्लेशन क्या है, तो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप खाने की वस्तुओं के, ये तो आंकड़े कहते हैं, खाने की वस्तुओं के दाम बढ़े हैं 3-4 गुना, मैं कह रहा हूं बढ़े हैं।
अब वो तो देखना पड़ेगा, किसका फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा कितने साल में कितना बढ़ा है। कंपैरिजन में ये दिखाता है कि जो खाने की वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़े हैं। दूसरा कंपैरिजन ये दिखाता है कि जो शायद रोजगार होने चाहिए थे, वो सारे आंकड़े यही कहते हैं, रोजगार के अवसर जो होने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े हैं। ये सारे आंकड़े जो है सरकार के खिलाफ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी जाती है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है। ये भी बात जाती है कि अपॉर्चुनिटीज मिडिल क्लास के लिए बढ़ गई हैं। लेकिन इस कार्यकाल में 67% पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिजीम में 145% बढ़ रही थी पर कैपिटा इनकम। देखिए, अगर आप उस टर्म में बात करेंगे तो फिर हम आंकड़े निकाल के देखने पड़ेंगे कि तब पर कैपिटा इनकम क्या थी, अब पर कैपिटा इनकम क्या है, किस तरह से। फिर ये भी बातें होंगी कि क्या जो गरीब और अमीर जो है उनका डिवाइड बढ़ा है। फिर ये बात होगी कितनी गरीबी से कितने लोग बाहर आए हैं। फिर अलग अलग आंकड़े हो जाएंगे। तो मेरा ये कह रहा है कि अगर हम इस मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो जो है एक तरह से सरकार ने ये कोशिश की है कि हमने ये वादे इंप्लीमेंट किए हैं, इस तरह से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी को देखना भी होगा, आम आदमी को भी देखना होगा, तो वो इसी तरह से देखेगा, अगर कोई पढ़ना चाहेगा कि आगे ये सरकार रोड मैप